स्कूल शुरू हो गए हैं और फिर से माता पिता ने शिकायत करना शुरू कर दिया है। मेरा बेटा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से बाहर ही नहीं निकलता। ऐसा क्या रखा है उसमें? इंटरनेट मुफ्त ज्ञान का भंडार है। इसमें ज्ञान खोजने के बजाय कई प्रकार के मूर्ख खेल खेलने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह के स्टीरियोटाइप प्रश्न हर घर में बहुत आम हैं, लेकिन क्या हमारे पास इनका कोई जवाब है? नमस्ते श्रोताओं, मैं सुभाषिनी books.com लिट ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज करंट जनरेशन वर्सेस करंट गैजेट्स के बारे में बात करें और नीर इयाल द्वारा लिखित पुस्तक इंडिस्ट्रैक्टेबल से बच्चों में गैजेट्स की लत के पीछे का कारण जानें। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो पूरे मानव इतिहास में ज्ञान तक की पहुंच बहुत सीमित थी और ज्ञान की बराबरी शक्ति से की जाती थी, यानी एक व्यक्ति की शक्ति वह कितना जानकार है इससे थी। लेकिन आज हम चारों ओर से जानकारियों में डूबे हैं। पढ़ने के लिए ढेरों किताबें, अनुसरण के लिए ब्लॉग, सुनने के लिए पॉडकास्ट और कोई अपने जीवन काल में कल्पना भी न कर सके उतनी वीडियोस हैं। अगर मैं कहूँ कि आज हमारे पास केवल कुछ टैपों और क्लिकों से लगभग कुछ भी सीखने का अविश्वसनीय अवसर है तो आप जरूर सहमत होंगे। किसी चीज की नकल करना, मेल मिलाना और फिर उसमें निपुणता दिखाना यह मानव प्रकृति का एक हिस्सा है। हमारे बच्चे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। बच्चे जब अजीब व्यवहार करते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, एक हताश माता पिता के रूप में हमारा सवाल होता है, मेरा बच्चा इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? हमें अक्सर सरल उत्तरों से लगाव है क्योंकि हम समस्या की गहराइयों में नहीं जाना चाहते और हमारे बच्चों के व्यवहार के पीछे की जटिल सच्चाई ढूंढना नहीं चाहते। और तो और हमारे पास ऐसा करने का समय भी नहीं है क्योंकि हम खुद डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम यह विश्वास करना चाहते हैं कि बच्चे का व्यवहार हमारे नियंत्रण के बाहर है, इसीलिए वे कुछ अजीब चीज़ें कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उनका व्यवहार वास्तव में उनका नहीं है। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं। बेशक प्रौद्योगिकी एक भूमिका निभाती है। स्मार्टफोन ऐप्स और वीडियो गेम्स आकर्षक ही डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि चीनी स्वादिष्ट होने के लिए बनाई गई है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के बुरे व्यवहार को अधिक चीनी खाने से जोड़ते हैं। उपकरणों को दोष देना इस गहरे सवाल का जवाब नहीं, लेकिन हम समस्या को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखते और डिस्ट्रैक्शन के जड़ तक नहीं पहुंचते। इसके लिए हमें मीडिया प्रचलित मिथ्यों से मुक्त होना होगा और मूल कारणों को समझना होगा। रिचर्ड रियान और उनके सहयोगी एडवर्ड डेसी दो ऐसे शख्स हैं जिन्हें मानव व्यवहार शोधकर्ताओं के रूप में सबसे अधिक उद्धृत किया गया है और लेखक ने अपनी इस किताब में भी उन्हें कई जगहों पर उद्धृत किया है। उनके अनुसार जिस तरह मानव शरीर को ठीक से चलाने के लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, मानव मस्तिष्क को पनपने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वे हैं स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, क्षमता यानी कॉम्पिटेंस और संबद्धता यानी रिलेटेडनेस। जब शरीर भूखा रहता है तो वह हमें भूख की पीड़ा महसूस कराता है। जब मस्तिष्क कुपोषित होता है तो वह चिंता, बेचैनी और अन्य लक्षण पैदा करता है, ये इंगित करने के लिए कि कुछ तो कमी है। जब बच्चों में मनोवैज्ञानिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो वे अपने अस्वास्थ्यकर व्यवहार अधिक कर सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया ब्राउज करना। अपने ऑफलाइन जीवन के विपरीत ऑनलाइन में बच्चों को स्वतंत्रता अधिक मात्रा में मिलती है। वहाँ अधिकार जमाने और रचनात्मक स्ट्रैटेजीज प्रयोग कर समस्याओं का हल करने की स्वायत्तता है। इंटरनेट में असंख्य विकल्प और अवसर होते हैं और यहाँ बड़ों का नियंत्रण और निगरानी बहुत कम होती है। इस प्रकार कोई भी ऑनलाइन में स्वतंत्रता, क्षमता और कनेक्शन महसूस कर सकता है, खासकर जब बच्चे के घर का वातावरण अत्यधिक नियंत्रित या प्रतिबद्धात्मक होता है। माता पिता अक्सर अधिक नियम लागू करते हैं और यह बैकफायर हो जाता है। बच्चों की स्वायत्तता को सीमित करने के लिए अधिक तरीके खोजने के बजाय रयान मौलिक ज़रूरतों और मानसिक ट्रिगर्स को समझने की सलाह देते हैं, जो उन्हें डिजिटल व्याकुलता यानी डिस्ट्रैक्शन की ओर ढकेलते हैं। दूसरा, हर एक बच्चा अलग होता है और उनके विकास दर भी परिवर्तनशील होते हैं। हालांकि स्कूलों में मानकीकृत परीक्षण इन मतभेदों के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि कोई बच्चा
स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है और उसे आवश्यक व्यक्तिगत समर्थन प्राप्त नहीं होता है तो वह यह मानना शुरू कर देता है कि क्षमता प्राप्त करना असंभव है, इसलिए वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। गेम्स, ऐप्स और अन्य संभावित विकर्षण बनाने वाले कंपनियां खुशी खुशी इस शून्य को भरने के लिए तैयार हैं। वे बच्चों की इस मनोवैज्ञानिक पोषक तत्वों की कमी को भरने के लिए रेडीमेड समाधान बेच रहे हैं। टेक निर्माताओं को पता है कि उपभोक्ताओं को, जो ज़्यादातर बच्चे हैं, गेम्स में लेवल अप करने, अधिक फॉलोअर्स प्राप्त करने या लाइक्स प्राप्त करने में आनंद आता है। ये उपलब्धियां उन्हें अचीवमेंट प्राप्त करने का फील देता है, फास्ट फीडबैक प्रदान करता है जो उन्हें अच्छा लगता है और तत्काल संतुष्टि देता है। इसीलिए ज़रा सोचें, बच्चा जब स्कूल में पूरे दिन अपना समय रुचि न देने वाले काम करके बिताता है, ऐसे काम जिसमें उसे आनंद नहीं मिलता, उसे महत्व नहीं देता और जिसमें उसे सुधार की क्षमता नज़र नहीं आती, तो रयान कहते हैं, हमारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि घर पर वह ऐसी गतिविधियों की ओर मुड़ जाए जहां वह क्षमता महसूस करता है। साथियों के साथ समय बिताना हमेशा बढ़ने का एक प्रारंभिक हिस्सा रहा है। बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करने का अधिकांश अवसर दूसरों के साथ खेलने की संभावनाओं में ही केंद्रित है। आज की दुनिया में बच्चों को ज्यादातर आभासी वातावरण में बातचीत करने को मिलता है। खेल की प्रकृति तेजी से बदल रही है। पिछले पीढ़ियों में बच्चों को स्कूल के बाद खेलने और करीबी सामाजिक बंधन बनाने की अनुमति थी। आप भी ऐसे दिनों का आनंद ले चुके होंगे, लेकिन आज माता पिता के रूप में हम क्या कर रहे हैं? बाल शिकारियों, सड़क यातायात और बदमाशों के कारण हमारे बच्चों को बाहर खेलने से प्रतिबंधित कर रहे हैं। इसीलिए सहज समाजीकरण नहीं हो रहा है जो कभी हुआ करता था। दुर्भाग्य से यह फिर से बच्चों को घर के अंदर रहने, संरचित कार्यक्रमों में भाग लेने या दोस्तों की खोज में और दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ता है। कई मायनों में डिजिटल वातावरण में कनेक्शन बहुत सकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो स्कूल में शर्मीला महसूस करता है, वह दुनिया के सभी कोनों में से मिले अपने गेमिंग दोस्तों के बीच एक नायक हो सकता है। या अपने कामुकता से संघर्ष कर रहे एक किशोर को देश के दूसरी तरफ से किसी का समर्थन मिल सकता है। हम सभी एक बड़े समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं और मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि स्कूल में अलग थलग या बहिष्कृत महसूस करने वाले बच्चे मीडिया की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां उन्हें अन्य लोगों के साथ कनेक्शन मिलता है। आधुनिक बचपन की स्थिति पर विचार करते समय रयान का मानना है कि कई बच्चों को उनके ऑफलाइन जीवन में 3 आवश्यक मनोवैज्ञानिक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहे और ये कोई आश्चर्य नहीं कि वे उन तत्वों का ऑनलाइन विकल्प ढूंढने निकल पड़े हैं। रयान के शोध से उन्हें विश्वास हो गया है कि टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग एक ऐसा लक्षण है जो जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे स्कूल और घर में खालीपन होने का संकेत करते हैं। जब ये 3 ज़रूरतें पूरी होती हैं तो न केवल बच्चे, हम भी अधिक प्रेरित होते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं और अधिक रचनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। जागरूक माता पिता सभी उम्र के बच्चों के लिए प्ले टाइम वापस ला सकते हैं। इसके लिए वे अपने साप्ताहिक कार्यक्रमों में से समय निकाल सकते हैं और अन्य माता पिता जो उनकी तरह असंरक्षित खेल के महत्व को समझते हैं, तलाश कर बच्चों को पास के पार्क में नियमित गेट टुगेदर शेड्यूल कर सकते हैं। इस असंरक्षित खेल के लिए बच्चों को समय बनाने में मदद करने के अलावा हमें उनके साथ समय बिताने के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। मेरा मतलब है, माता पिता और परिवार वालों के साथ बच्चों का घुल मिलना भी उतना ही जरूरी है। हम अपने बच्चों की सभी परेशानियां हल नहीं कर सकते और ना ही हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा उनके संघर्षों को मनोवैज्ञानिक जरूरतों के लेंस के माध्यम से बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह जानना कि वास्तव में वे टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग क्यों कर रहे हैं, पहला कदम है। एक बार हमारे बच्चे को भरोसा हो जाए कि हम उन्हें समझते हैं, वे अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं कि योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। माता पिता या अभिभावकों के रूप में हम बच्चों को स्वायत्तता, क्षमता और संबद्धता ऑफलाइन में अधिक प्रदान करके उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के बीच संतुलन बनाने में मदद करने की ओर कदम उठा सकते हैं। आइए उन्हें व्याकुलता से निपटने के तरीके सिखाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद इंडिस्ट्रैक्टेबल बन उनके लिए एक मॉडल बने।
हमारे बच्चों को पूरी तरह से कार्यात्मक स्मार्टफोन देने के बजाय एक फीचर फ़ोन से शुरुआत करना बेहतर होगा, जो केवल कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजने का काम करता है। कई माता पिता यह जानना चाह सकते हैं कि बच्चों को कितनी देर तक स्क्रीन देखने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारक हैं, जिसमें बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताएं शामिल हैं, बच्चा ऑनलाइन में क्या कर रहा है और किन गतिविधियों को स्क्रीन टाइम रिप्लेस कर रहा है आदि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को बातचीत में शामिल करें और उन्हें स्वयं नियम निर्धारित करने में मदद करें। जब हम बच्चों के इनपुट के बिना सीमाएं बनाते हैं तो हम उन्हें नाराज़ कर रहे हैं और उन्हें सिस्टम को धोखा देने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। जब हम मूल्य आधारित अनुसूची बनाने के लिए बच्चों के साथ काम करते हैं, उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समय निकालने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ आराम, स्वच्छता, व्यायाम और उचित पोषण के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑफलाइन में संबद्धता की आवश्यकता पूरी करें, तो हमें उन्हें स्कूल के बाहर दोस्त बनाने की अनुमति देनी होगी। यह रिश्ते कोच, शिक्षकों और खुद हमारे यानी माता पिता के दबाव से मुक्त होने चाहिए, जहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई ना हो और ना ही कोई ये बताएं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अधिक समय मुक्त खेलने देने से कनेक्शन गहरे बनाने में मदद मिल सकती है, जो वे अन्यथा ऑनलाइन में तलाश करते हैं। हमें बच्चों को वास्तविक दुनिया के स्वायत्तता, क्षमता और संबद्धता खोजने के अवसर प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। अब तक आप सुन रहे थे इस तेजी से विचलित करने वाली दुनिया में कैसे बच्चों का अविचलित पालन पोषण करें, इनडिस्ट्रैक्टेबल किताब का एक अध्याय। यह पुस्तक विकर्षण यानी डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के उपयोग के कारण होती है। यह आपके समय और ध्यान को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक तकनीक प्रदान करती है और आपको वो जीवन जीने की मदद करती है जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। इस अध्याय के अलावा इसमें विकर्षणों से निपटने, आंतरिक ट्रिगर्स को फिर से कल्पना करने, बाहरी ट्रिगर्स को हैक करने, कार्यस्थल विकर्षण और विकर्षण रहित संबंधों आदि के बारे में अध्याय हैं। याल हमारे डिस्ट्रैक्शन की ओर खींचे जाने के पीछे छिपे मनोविज्ञान का खुलासा करते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने आंतरिक और बाहरी ट्रिगर्स को ढूंढना होगा। आंतरिक ट्रिगर्स हैं भूख, स्ट्रेस और बोर्डम, जिनकी वजह से हम तकलीफ महसूस करते हैं और उसे दूर करने के लिए हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। आंतरिक ट्रिगर्स के लिए वे हमें 10 मिनट का नियम प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है भावनाओं का आदी होने से पहले हमें अपने भावनाओं के साथ बैठना होगा और उसे पहचानने की कोशिश करनी होगी। ज़्यादातर बार ऐसा करने पर अनुत्पादक या अस्वास्थ्यकर कार्य करने का हमारा आग्रह कम हो जाता है। बाहरी ट्रिगर्स हमारे चारों ओर हैं, जो हमारे उपकरणों से आ रहे पिंग्स, टिंग्स और रिंग्स से शुरू होते हैं। वे हमें एक बार विचार करने के लिए कहते हैं कि क्या यह ट्रिगर मेरे काम का है, क्या यह मेरी मदद कर रहा है या मेरी सेवा कर रहा है। वे ये भी वर्णन करते हैं कि समस्या का हल सरल क्यों नहीं है और कैसे संयम अव्यवहारिक है, क्योंकि यह अक्सर हमें और अधिक उकसाता है। याल इसके बजाय केवल एक निर्धारित समय पर ईमेल का जवाब दें, डेस्कटॉप सूचना को बंद कर दें और सहकर्मियों को इत्तला कर दें कि आप X से Y समय के बीच फ्री नहीं हैं, जैसे सुझाव प्रदान करते हैं। याल अंततः अनुसंधान समर्थित 4 कदम मॉडल देते हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का आदी हुए बिना हम कैसे उसका सबसे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। मुझे इसमें सबसे अच्छी बात यह लगी कि याल स्वीकार करते हैं कि वे खुद इस समय चोरी करने वाले टेक्नोलॉजी राक्षस के शिकार रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ उन समाधानों का साझा किया है जिनसे उन्हें इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने में मदद मिली। मनोविज्ञान में रुचि होने के नाते मुझे विशेष रूप से वे हिस्से पसंद आए जिसमें उन्होंने आदतों के गठन के पीछे के मनोविज्ञान का वर्णन किया, उन आदतों को कैसे तोड़ना है और कैसे उनसे मुक्त होने पर हमारे जीवन में बेहतर प्रभाव पड़ेगा। वह चर्चा करते हैं कि समाधानों को कैसे लागू किया जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका उपयोग कैसे किया जाए, और मैंने पाया कि पुस्तक में बड़े पैमाने पर केस स्टडीज़ के साथ शोध किया गया है। मुख्य पॉइंट्स की याद दिलाने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में
बुलेट पॉइंट सारांश भी हैं। इस पुस्तक की लेखन शैली सरल, सीधी और टू द पॉइंट है। इसे जल्दी और आसानी से पढ़ा जा सकता है। शायद इसी कारण मुझे ये कोई वेबिनार या पावर पॉइंट स्लाइड्स के संग्रह की तरह बहुत ही अनौपचारिक लगी। हालांकि मैं कहूँगी कि इस लेखन शैली का एक लाभ यह है कि युक्तियों को याद रखना बहुत ही आसान है, भले ही विचार या सुझाव नई अवधारणाएं नहीं हैं। नी रियाल की इंडिस्ट्रैक्टेबल एक आशावादी, सहायक और व्यापक मार्गदर्शिका है जो उन सभी को पढ़ने की सूची में होनी चाहिए जो खुद को अधिक डिस्ट्रैक्टेड पाते हैं। कुल मिलाकर यह इस विषय पर लिखी गई अन्य पुस्तकों की तुलना में समय प्रबंधन पर एक ताज़ा और अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। यदि आप एक शिक्षक हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता हैं या खुद को इंडिस्ट्रैक्टेबल बनाना चाहते हैं तो यह पुस्तक ज़रूर पढ़ें। अधिक आकर्षक और मनोरम समीक्षाओं के लिए books.com का पालन करना न भूलें। आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पता तो जानते ही हैं। आप हमें books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।